फाइनली दोस्तों, जिस मूवी का हमें इंतज़ार था, आवर फॉल्ट 2, यानी आवर फॉल्ट आप इसे बोल सकते हो। ये जो मूवी है ये फाइनली रिलीज़ हो रही है और 16 अक्टूबर इसकी रिलीजिंग डेट फिक्स की गई है। तो मैं आगे पूरी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मैं आगे इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। आवर फॉल्ट, स्पेनिश, कुल्पा नुएस्त्रा, डोमिंगो गोंजालेज द्वारा निर्देशित और सोफिया क्वेंका द्वारा सहलिखित एक आगामी स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निकोल वालेस और गैब्रियल ग्वेरा मुख्य भूमिका में है। यह मर्सिरीज रॉन द्वारा कल्पेबल्स श्रृंखला के प्राइम वीडियो रूपांतरण की तीसरी और अंतिम किस्त है, जो माई फॉल्ट 2023 और योर फॉल्ट 2024 के बाद है। कथानक। अपने ब्रेकअप के 4 साल बाद निक और नोआह, लायन और जेना की शादी में फिर से मिलते हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या उनका प्यार नोआह के द्वेष को मात दे पाएगा। एक झालना निकोल वालेस नू के रूप में, 2 गैब्रियल ग्वेरा निक के रूप में, 2 फ्रेन मोर्सिलो सिमोन के रूप में, 2 मार्ता हजास राफेला के रूप में, 2 विलियम के रूप में इवान सांचेज, 2 गोया टोलेडो एनाबेल के रूप में, 2 विक्टर वरोना शेर के रूप में, 2 ईवा रुइज जेना के रूप में, 2 सोफिया के रूप में गैब्रिएला एंद्रारा, 2 एलेक्स बेजर ब्रियार के रूप में, 2 माइकल के रूप में जेवियर मोरगेर, 2 लुका के रूप में फेलिप लोंदोनो। तो 2 उत्पादन आवर फॉल्ट पोकीप्सी फिल्म्स, एलेक्स रे ला इग्लेसिया और कैरोलिना बैंग द्वारा निर्मित है। एक लागत कम करने के लिए इसकी शूटिंग योर फॉल्ट के साथ साथ की गई। 3 फिल्मांकन में पिछली फिल्मों के कलाकारों के अलावा फ्रेन मोर्सिलो को भी शामिल किया गया। एक मुक्त करना। यह फिल्म 16 अक्टूबर 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। मर्सिरीज रॉन लोपेज, जन्म 1 जून 1993, अर्जेंटीना में जन्मी स्पेनिश लेखिका है। उन्हें कल्पेबल्स सागा के लिए जाना जाता है, जो एक त्रयी है जो वॉटपेर के माध्यम से प्रसिद्ध हुई। त्रयी की पहली पुस्तक, कल्पा मिया, पर 2023 में एक फिल्म बनाई गई थी। 1-2 अगली कड़ी, कल्पातुया, पर एक फिल्म बनाई गई और इसे 27 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया। 3 तीसरी और अंतिम किस्त, कल्पा नुएस्त्रा, वर्तमान में पोस्ट प्रोडक्शन में है और 2025 में रिलीज होने वाली है। 4 माई फॉल्ट, लंदन नामक एक अंग्रेजी रीमेक 13 फरवरी 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। 5-6 वह वर्तमान में सेविले, स्पेन में रहती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रॉन का जन्म अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। अर्जेंटीना में हुए दंगों से बचने के लिए वह 2001 में अपने परिवार के साथ स्पेन भाग गई। 7 उन्होंने सेविले विश्वविद्यालय से ऑडियोविजुअल कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। लेखन करियर। उन्होंने 2015 के मध्य में मुख्य रूप से वॉटपेर प्लेटफॉर्म पर लिखना शुरू किया, जहां उन्होंने कुल्पा मिया लिखना शुरू किया। 2016 में उन्होंने वॉटिस अवार्ड्स का बैज जीता। मार्च 2017 में उनका उपन्यास कुल्पा मिया बार्सिलोना में पेंगुइन रैंडम हाउस की मोंटेना सील के तहत बिक्री के लिए गया। कुछ महीने बाद उनकी दूसरी किताब कुल्पा तुया रिलीज हुई। जुलाई 2018 में गिल्टी ट्रिलॉजी की तीसरी और अंतिम किताब, कुल्पा नुएस्त्रा, सामने आई और पेरू के लीमा में 23वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रस्तुत की गई। 8 गिल्टी ट्रिलॉजी का 2018 में प्रकाशक हैचेत रोमन्स द्वारा फ्रेंच में अनुवाद किया गया था। 9 2019 में उन्होंने मार्फेल का प्रीमियर किया और अक्टूबर में एबानो का। 10 2025 तक वॉटपेर पर उनके 321,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। 11 लेखिका के वॉटपेर पर 10 करोड़ से ज्यादा पाठक है। वह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर लेखिका है, जिनकी दुनिया भर में 3 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी है।
एलेजांद्रो एलेक्स डे ला इग्लेसिया मेंडोजा, जन्म 4 दिसंबर 1965, एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और पूर्व कॉमिक बुक कलाकार है। डे ला इग्लेसिया की फिल्मों में मृत्यु और हत्या जैसे विचित्र और बेहद गहरे तत्व समाहित होते हैं। उनकी ज्यादातर कृतियां डार्क कॉमेडी मानी जाती है, लेकिन अक्सर उनमें हॉरर और या ड्रामा के तत्व भी पाए जाते हैं। उनकी सभी फिल्में द लास्ट सर्कस 2010 और एज लक वुड हैव इट 2011 के उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर जॉर्ज गुएरिकाचेवेरिया के साथ मिलकर लिखी गई थी। जीवनी, अध्ययन और प्रारंभिक करियर। देउस्तो विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में डिग्री के साथ डे ला इग्लेसिया ने नो एल फेंजीन माल्डितो एक और मेटाक्रिलातो जैसे फेंजाइन्स में कॉमिक्स बनाना शुरू किया, साथ ही त्रोकोला, बर्दिंजॉन और ला रिया डेल ओसियो जैसी पत्रिकाओं में भी। डे ला इग्लेसिया हमेशा एलेक्स रेमंड, फ्लैश गॉर्डन के निर्माता, और स्टेन ली, मार्वल कॉमिक्स के संस्थापक और स्पाइडरमैन और द हल्क के सहनिर्माता, को एक कॉमिक्स कलाकार के रूप में अपनी मुख्य प्रेरणा मानते हैं। लगभग इसी समय 1986 और 1989 के बीच उन्होंने बिल्बाओ में स्पेन के पहले रोल गेम क्लबों में से एक, लॉस पेलोतस की स्थापना की। फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत में डे ला इग्लेसिया पाब्लो बर्जर की लघु फिल्म मामा 1988 2 में कला निर्देशक थे और फिर एनरिक उर्बिजू की फीचर तोडो पोर ला पास्ता एनीथिंग फॉर ब्रेन 1991 में कला निर्देशक थे। डे ला इग्लेसिया ने पहले ही एनरिक उर्बिजू और जोक्विन ट्रिंकाडो के साथ मिलकर उनकी पहली फिल्म टू नोविया एस्ता लोका के लिए पोस्टर डिजाइन किया था। 1988 3 एलेक्स रे ला इग्लेसिया की पहली लघु फिल्म मिरिंडास असेसिनास 1991 4 ने पेद्रो अल्मोडोवर का ध्यान आकर्षित किया, जिनकी प्रोडक्शन कंपनी एल डेसियो ने रे ला इग्लेसिया की पहली फीचर फिल्म एक्सियोन म्यूटेंट द साइंसफाई एक्शनर 1993 में सहयोग किया था। एल दिया दे ला बेस्टिया। डे ला इग्लेसिया की अगली फिल्म ने उन्हें स्पेनिश सिनेमा के सबसे महत्वपूर्ण निर्देशकों में से एक के रूप में स्थापित किया। एल दिया डे ला बेस्टिया 1995, जिसे जॉर्ज गुएरिकाचेवेरिया के साथ लिखा गया था, जो तब से एलेक्स रे ला इग्लेसिया की अधिकांश फिल्मों के सहपटकथा लेखक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द डे ऑफ द बीस्ट नाम से रिलीज हुई इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 6 गोया पुरस्कार जीते। इस फिल्म ने सैंटियागो सेगुरा को स्पेन के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक बना दिया और अभिनेत्री तेरेले पावेज को वापस लाया, जो 2017 में अपने निधन तक उनकी फिल्मों में नियमित रूप से दिखाई देती रहीं। मेवरिक निर्देशक। इसके बाद डे ला इग्लेसिया अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए बनाई गई प्रस्तुतियों को स्पेनिश सांस्कृतिक रुचि के करीब अन्य प्रस्तुतियों के साथ जोड़ते रहे, लेकिन सभी में उनकी उत्कृष्ट बुद्धि, अक्सर गहरे और कभी-कभी विचित्र हास्यबोध का प्रदर्शन होता रहा। कई दिग्गज स्पेनिश अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने उनके निर्देशन में काम किया है, जिनमें कार्मेन मोरा से लेकर मारिया एस्केरिनो तक और रोजी पेरेज, एलिजा वुर, जॉन हर्ट या सल्मा हायेक जैसे कई हॉलीवुड सितारे भी शामिल हैं। उन्होंने पर्दिता डुरांगो 1997 में जेवियर बाररेम, रोजी पेरेज और जेम्स गंडोल्फिनी के प्रदर्शन का निर्देशन किया। मुर्तोस रेरिसा में सैंटियागो सेगुरा और एल ग्रेन व्योमिंग, डाइंग ऑफ लाफ्टर 1999, ला कोमुनिदाद में कार्मेन मोरा, मैनुअल तेजादा और पाका गैबलन, कॉमनवेल्थ 2000, सांचो ग्रासिया, एंजल डी एंड्रेस लोपेज और यूसेबियो पोंसेला 800 बाला में, 800 बुलेट्स 2002, क्रिमेन फेरपेक्टो में गिलर्मो टोलेडो, मोनिका सेरवेरा और किरा मिरो, फेरपेक्ट क्राइम 2004 और एलिजा वुर, लियोनोर वाटलिंग और जॉन हर्ट इन लॉस क्रिमेनेस डी ऑक्सफोर्ड, द ऑक्सफोर्ड मर्डर्स 2007, बल्दा ट्रिस्ट दे ट्रोम्पेटा। उनकी फिल्म बल्दा ट्रिस्टे दे ट्रोम्पेटा द लास्ट सर्कस 2010 को 67वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया,
अर्थात सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए ओसेला और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सिल्वर लायन। इसे 2011 में 15 गोया पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा शामिल है। इसे सर्वश्रेष्ठ मेकअप और सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव के पुरस्कार मिले। जब फिल्म अमेरिका में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख में फिल्म की प्रशंसा की। 5. बॉक्स ऑफिस हिंट्स: लास ब्रूजस डी जुग्रामुर्डी और परफेक्टोस डेस्कोनोसिडोस। 2011 में डे ला इग्लेसिया ने ला चिस्पा डे ला विदा एज लक वुड हैव इट रिलीज किया, जिसमें जोस मोटा और सल्मा हायेक ने अभिनय किया और तटीय स्पेनिश शहर कार्ताजेना में शूटिंग की। 2013 लास ब्रूजस डी जुगरामुर्डी विचिंग एंड बिचिंग का वर्ष था, जो एलेक्स रे ला इग्लेसिया की सबसे सफल फिल्मों में से एक है, जिसे दर्शकों और आलोचकों द्वारा सराहा गया है। उन्होंने 2012 के अंत में एक व्यापक कलाकारों की टुकड़ी के साथ इसकी शूटिंग शुरू की, जिसमें कार्मेन मोरा, मैक्रेना गोमेज, ह्यूगो सिल्वा, मारियो कैसास, कैरोलिना बैंग, तेरेले पावेज और पेपोन नीतो और सैंटियागो सेगुरा और कार्लोस एरेसेस के कुछ कैमियो शामिल थे। यह फिल्म स्पेन में 27 सितंबर 2013 को रिलीज हुई और इसने प्रासंगिक व्यावसायिक सफलता हासिल की, 14.6 मिलियन यूरो की कमाई की, जिसकी कुल लागत 6 मिलियन यूरो थी। इसे 8 गोया से सम्मानित किया गया, जिसमें अनुभवी अभिनेत्री तेरेले पावेज के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल था। डे ला इग्लेसिया ने इसके बाद एमाई ग्रैन नोचे, माई बिग नाइट 2015 से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जो एक सामूहिक फिल्म थी जिसने स्पेनिश गायक सुपरस्टार राफेल की 40 साल बाद सिनेमा में वापसी की। राफेल एक विशाल कलाकार का नेतृत्व करता है, जिसमें मारियो कैसास, पेपोन नीटो, ब्लैंका सुआरेज, कार्लोस एरेस, लुइस कैलेजो, कार्मेन माची, जेमे ऑर्डोनेज, सैंटियागो सेगुरा, एनरिक विलेन, ह्यूगो सिल्वा, कैरोलिना बैंग, तेरेले पावेज, कार्मेन रुइज, मार्ता गुएरास, एना पोल्वोरोसा शामिल हैं। टोनी अकोस्टा और लुइस फर्नांडीज सहित कई अन्य। एमाई ग्रैन नोचे इसके निर्देशक के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक और सफलता थी, जिसने इसकी लागत से लगभग 3 गुना अधिक कमाई की। कैरोलिना हेरेरा बैंग, जन्म 21 सितंबर 1985, एक स्पेनिश अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्हें 2010 में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। आजीविका: कैरोलिना बैंग का जन्म 21 सितंबर 1985 को सांता क्रूज रे टेनेरिफ में एक नॉर्वेजियन मां और स्पेनिश पिता वाले परिवार में हुआ था। बचपन में उनका परिवार मैद्रिद चला गया, जहां उन्होंने पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय से तकनीकी वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और साथ ही फिल्म संस्थान में अभिनय का अध्ययन भी किया। मनोरंजन के क्षेत्र में उनके शुरुआती प्रयास थिएटर कंपनी प्रोजेक्टो कचारिस की सदस्य के रूप में थे, जहां वे 6 साल तक रहीं, और ला सेक्स्ता के कार्यक्रम एल इंटरमीडियो में एक टीवी होस्ट के रूप में। 2008 में उन्होंने प्लूटोन बीआरबी नीरो श्रृंखला में लोर्ना की भूमिका निभाते हुए अपनी पहली प्रमुख भूमिका के साथ टेलीविजन अभिनय में कदम रखा। 2010 में द लास्ट सर्कस में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार में नामांकन मिला। 2011 में वह टेलेसिंको श्रृंखला द लैंड ऑफ वुल्वेस के कलाकारों में शामिल हुई। 2013 में बैंग ने एलेक्स रे ला इग्लेसिया द्वारा निर्देशित फिल्म विचिंग एंड बिचिंग में अभिनय किया। एक साल बाद वह एंटेना 3 श्रृंखला वेलवेट और फिल्म श्रूज नेस्ट में दिखाई दिया। 2016 में श्रृंखला विक्टर रोस के दूसरे सीजन में भाग लिया और 2017 में वह एडुआर्डो कैसानोवा द्वारा निर्देशित फिल्म स्किन्स के कलाकारों का हिस्सा थी। कैरोलिना बैंग का सबसे प्रतिष्ठित पहलू एक फिल्म निर्माता के रूप में है,
जिसमें फीचर फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखला में 20 से अधिक क्रेडिट है। उनमें से अधिकांश की शुरुआत उनकी अपनी कंपनी पोकीप्सी फिल्म से हुई, जिसकी स्थापना 2014 में उनके पति, फिल्म निर्देशक और निर्माता एलेक्स डे ला इग्लेसिया के साथ की गई थी। उन्होंने हाल के स्पेनिश सिनेमा में उल्लेखनीय शीर्षकों का निर्माण किया है, जिसमें आमतौर पर हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर और फिल्म नोयर शैलियां शामिल हैं। सबसे प्रमुख फिल्मों में द हीरोज ऑफ एविल, एरेमेंटारी, परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, फोरज ए क्राउड, श्रूज नेस्ट, 70 बिग वंस और साथ ही HBO मैक्स सीरीज 30 कॉइन्स शामिल हैं। HBO मैक्स के लिए कैरोलिना बैंग ने हेडलेस चिकन्स के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्म ट्रेई माई फॉल्ट की सफल पहली किस्त का निर्माण किया, जो दुनिया भर में प्राइम वीडियो के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गैर-अंग्रेजी भाषा की फिल्म बन गई। 4 कैरोलिना बैंग कॉमेडियन ईवा हैचे के निर्देशन की पहली फिल्म अन माल दिया लो तिएन क्युलक्विएरा की निर्माता भी है। 2020 में यह घोषणा की गई थी कि पोकीप्सी फिल्म्स ने सोनी पिक्चर्स और अमेजन प्राइम वीडियो के साथ मिलकर द फियर कलेक्शन S5 बनाया है, जो दुनिया भर में वितरण के साथ पूर्ण लंबाई वाली हॉरर फिल्मों का एक लेबल है। द फियर कलेक्शन की पहली 2 फिल्में वेनिसफ्रेनिया थीं, जिसका निर्देशन एलेक्स डे ला इग्लेसिया ने किया था और यह अप्रैल 2022 में रिलीज हुई थी, और जेम बालगुएरो की वीनस। तीसरी, जिमिना सबाडू एस की अनातेमा S 2024 में रिलीज होने वाली है। उसी वर्ष नेटफ्लिक्स के लिए पोकीप्सी फिल्म सीरीज 1992 शीर्षक से लॉन्च की जाएगी। हाल ही में उन्हें टेनेरिफ में इस्ला कैलावेरा उत्सव में एसएस वेंचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 6 मिला, एक ऐसा पुरस्कार जो उन कैनेरियन लोगों के प्रक्षेपवक्र को पहचानने का प्रयास करता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा को द्वीपसमूह से शैली की सीमाओं तक ले गए हैं। 2017 में एलेक्स रे ला इग्लेसिया ने 2 फिल्में रिलीज कीं। एल बार, जिसमें उनके कई पहले से ही नियमित कलाकार ब्लैंका सुआरेज, मारियो कैसास, कार्मेन माची, पेपोन नीटो, तेरेले पावेज थे, और इतालवी फिल्म परफेती स्कोनोसियुती का रीमेक, जिसका शीर्षक स्पेनिश में परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफेक्ट स्ट्रेजर्स है, जिसमें बेलेन रुएरा और एडुआर्डो नोरिएगा सहित अन्य प्रभावशाली कलाकार हैं। परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस निर्देशक की अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस वापसी थी, जिसमें लगभग 20 मिलियन यूरो की कमाई हुई थी। 9. पोकीप्सी फिल्म्स का उदय। 2009 में निर्माता कैरोलिना बैंग और एलेक्स रे ला इग्लेसिया ने प्रोडक्शन पावरहाउस पोकीप्सी फिल्म्स की स्थापना की। बोल्ड, साहसी और अभिनव फिल्म निर्माताओं की एक नई पीढ़ी का पोषण करने के लिए निर्मित पोकीप्सी फिल्म्स ने सफल फीचर फिल्मों की एक प्रभावशाली स्लेट का निर्माण किया है, जैसे पेपर हाउस के निर्देशक कोल्डो सेरा की 7 बिन लादेन, 70 बिग वंस, एडुआर्डो कैसानोवा की बहुपुरस्कृत पाइल्स, स्किन्स, और ला पिएटा, 13 जनवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज, एस्तेबन रोयल और जुआनफर आंद्रेस की मुसरनास, श्रेयस नेस्त, जिसमें उत्कृष्ट मैकारेना गोमेज ने अभिनय किया है, एलेक्स रे ला इग्लेसिया की एल बार, इग, नासियो टाटा की द चौक लाइन, अक्टूबर 2022 में 2 सप्ताह के लिए नेटफ्लिक्स में एंटू गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म, जेम बालगुएरो की वीनस। फरवरी 2021 में एलेक्स रे ला इग्लेसिया ने अपने निर्देशन में एक नई फिल्म की शूटिंग की घोषणा की, जिसका निर्माण मीडियासेट एस्पाना ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर किया है। फिल्म का नाम एल क्वार्टो पसाजेरो, फोर्स ए क्राउड है और इसमें ब्लैंका सुआरेज, अर्नेस्टो अल्टेरियो, अल्बर्टो सैन जुआन और रूबेन कोर्तारा जैसे कलाकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय शीर्षक के रूप में फोर्स ए क्राउड के साथ एल क्वार्टो पसाजेरो को बॉक्स ऑफिस पर उत्कृष्ट रिटर्न के साथ अक्टूबर 2022 में स्पेन में रिलीज किया गया था। डर संग्रह। हाल के वर्षों में पोकीप्सी फिल्म्स ने द फियर कलेक्शन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। 10 जो सोनी पिक्चर्स और अमेजन प्राइम के साथ साझेदारी है,
जिससे पोकीप्सी फिल्म्स द्वारा सहनिर्मित हॉरर फीचर फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण किया जा सके। फिल्मों का निर्देशन कुछ उल्लेखनीय स्पेनिश फिल्म निर्माताओं द्वारा किया जाएगा, जैसे कि जेम बाल्गुएरो, पाउला ओर्तिज और खुद एलेक्स डे ला इग्लेसिया, कई अन्य के अलावा। द फियर कलेक्शन की पहली फिल्म वेनिसफ्रेनिया है, जिसका निर्देशन डे ला इग्लेसिया ने किया है। वेनिसफ्रेनिया का विश्व प्रीमियर कैटेलोनिया के सिजेस इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे स्प्रिंग 2022 में रिलीज किया गया था। 11 इस संग्रह की दूसरी फीचर फिल्म वीनस है, जिसका निर्देशन प्रतिष्ठित कैटलन हेल्मर जेम बाल्गुएरो ने किया है। टेलीविजन एलेक्स रे ला इग्लेसिया ने एल ग्रान व्योमिंग 12 टीवीई और इनोसेंट क्षेत्रीय टेलीविजन के साथ एल पेयोर प्रोग्राम रेला सेमाना जैसे टीवी शो के लिए स्केच का निर्देशन किया है। साथ ही ला 2 टीवीई के लिए श्रृंखला प्लूटन बीआरबी नीरो 2008। यह एंटोनियो गिल, कैरोलिना बैंग और कार्लोस एरेसेस सहित अन्य अभिनीत विज्ञान कथा श्रृंखला की एक पैरोडी है। 2020 के वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्होंने अपनी श्रृंखला 30 मोनेडास 30 कॉइन्स प्रस्तुत की, जिसका प्रीमियर उसी वर्ष 29 नवंबर को एचबीओ स्पेन पर हुआ। यह श्रृंखला स्पेन के एक सुदूर गांव के एक पल्ली में निर्वासित, भूत भगाने वाले, मुक्केबाज और पूर्व अपराधी फादर वेरगारा की व्याख्या है। दिसंबर 2021 में एचबीओ ने घोषणा की कि 30 मोनेडास स्पेन में सबसे अधिक देखा जाने वाला शो था। 13 फिल्म अकादमी की अध्यक्षता। एलेक्स रे ला इग्लेसिया को 21 जून 2009 को स्पेन की सिनेमेटोग्राफिक आर्ट्स अकादमी का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने खुद को इकार बोलेन और एमिलियो ए पिना के साथ मिलकर एंजेल्स गोंजालेज सिंडे की संस्कृति मंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद उनकी जगह लेने के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। राष्ट्रीय उद्योग के प्रमुख के रूप में डे ला इग्लेसिया का मुख्य लक्ष्य अकादमी में उन सभी कलाकारों को वापस लाना था जो स्पेन छोड़ चुके हैं या संस्थान से दूर है। इसके साथ ही उनका निशाना पेद्रो अल्मोडोवार और उनके भाई अगस्तिन अल्मोडोवार पर था, जिन्होंने 2005 में संस्थान की मतदान प्रणाली से सार्वजनिक रूप से असहमत होकर संगठन छोड़ दिया था, और साथ ही जोस लुइस गार्सी पर भी, जिन्होंने 1999 में मतदान प्रक्रियाओं से संबंधित एक अन्य विवाद के कारण अकादमी छोड़ दी थी। उनके अपने शब्दों में, वह उन लोगों की रक्षा करना चाहते थे जो फिल्म निर्माण से अपनी आजीविका चलाते हैं। 14 फरवरी 2010 को डे ला इग्लेसिया ने गोया पुरस्कार समारोह में फिल्म अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अपना सबसे प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसमें उन्होंने याद दिलाया कि ऐसे कानून बनाना जरूरी है जो सभी क्षेत्रों के सहअस्तित्व की रक्षा करें, और इसमें फिल्म निर्माण भी शामिल है। इसी कारण अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष ने सतत अर्थव्यवस्था कानून, जिसे सिंडेवर्थ कानून के नाम से जाना जाता है, के दूसरे अंतिम प्रावधान पर बहस में भाग लिया, जिसे 21 दिसंबर 2010 को कांग्रेस में खारिज कर दिया गया था। इस पाठ ने कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करने वाले इंटरनेट पेजों को केवल एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के बजाय एक बौद्धिक संपदा आयोग के हस्तक्षेप के बाद बंद करने की संभावना को जन्म दिया। आवर्ती सहयोगी। एलेक्स रे ला इग्लेसिया की फिल्मों में आमतौर पर ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां होती है जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होता है और जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया है। इनमें सबसे प्रमुख है सैंटियागो सेगुरा, जिन्हें उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म में भूमिका दी थी, लेकिन मारियो कैसास और कार्लोस एरेसेस भी अक्सर नजर आते रहे हैं, क्योंकि उन्हें तेरेले पावेज और एलेक्स एंगुलो की बेहद याद आती थी। एंटोनियो रे ला तोरे, एनरिक विलेन, सेकुन डे ला रोजा या मैनुअल तल्लाफे भी उनकी फिल्मों में नियमित रूप से दिखाई देते हैं, अक्सर बहुत ही मजबूत सहायक भूमिकाओं में। जॉर्ज गुएरिकाचेवेरिया उनकी लगभग सभी फिल्मों में उनके सहपटकथा लेखक रहे हैं। इनमें से कुछ अभिनेता एलेक्स रे ला इग्लेसिया द्वारा निर्मित लेकिन निर्देशित नहीं की गई फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं, और मैक्रेना गोवेज के मामले में उन्हें आमतौर पर उनके द्वारा निर्मित फिल्मों में देखा गया है,
जिसमें HBO के 30 मोनेडास 30 कॉइन्स के सीजन 1 और 2 में गोवेज की तत्कालपंथ प्रमुख भूमिका शामिल है। पुस्तकें 1997 में उन्होंने पाइसोस इन ला लावाडोरा क्लाउन्स इन द वॉशिंग मशीन उपन्यास प्रकाशित किया। 2014 में उन्होंने अपना दूसरा उपन्यास रिक्वेडेम क्यूते ओडी रिमाइंड मी टू हेट यू प्रकाशित किया। 2022 में नोर्मा संपादकीय ने आर्ते वाई एंसायो जारी किया, जो एक ग्राफिक कलाकार के रूप में एलेक्स डे ला इग्लेसिया के पहलू पर निबंधों का संकलन है। निकोल एलेजांद्रा वालेस डेल बारियो, जन्म 22 मार्च 2002, एक स्पेनिश अभिनेत्री एल। किशोर श्रृंखला स्कैम एस्पाना 1 से अपने टेलीविजन डेब्यू के बाद उन्होंने माई फॉल्ट 2023, योर फॉल्ट 2024, वन ईयर एंड वन डे 2025 और मिनी सीरीज राइजिंग वॉयस 2024 में अभिनय किया है। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन। निकोल अलेजांद्रा वालेस डेल बारियो का जन्म 22 मार्च 2002 को मैड्रिड में हुआ था। 3 उनके पास स्पेनिश और अमेरिकी नागरिकता है। 4 और उनके पिता अमेरिकी और उनकी मां स्पेनिश है। 2 इस वजह से वालेस द्विभाषी है और स्पेनिश और अंग्रेजी दोनों धारा प्रवाह बोल सकती है। 5 वह वायोला और पियानो बजाना सीखते हुए बड़ी हुई और कम उम्र से ही गायन की शिक्षा ली। वालेस ने 8 साल से अधिक समय तक हिप हॉप, फंक और आधुनिक नृत्य का भी अभ्यास किया है। 6 उनकी एक बड़ी बहन भी है, क्लो, जो एक निर्देशक, लेखिका और फोटोग्राफर है, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की सीमित श्रृंखला ए परफेक्ट स्टोरी और वॉटपेयर अनुकूलन फिल्म माला इन्फ्लुएंसिया का निर्देशन किया था। 8 वालेस ने एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर जारी रखते हुए 1 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया। 9 आजीविका अभिनय 2008 2017 वर्तमान। इस लेख या भाग में संभवतः मूल संश्लेषण शामिल है। स्रोत सामग्री में मुख्य विषय का सत्यापन योग्य उल्लेख और उससे संबंधित होना आवश्यक है। प्रासंगिक चर्चा वार्ता पृष्ठ पर उपलब्ध है। जून 2025 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। वालेस ने लघु फिल्मों में अपनी शुरुआत की, पहली बार 2008 की हॉरर शॉर्ट एक्सिशन में एक छोटी भूमिका में दिखाई दीन, जिसमें ग्रेज एनाटॉमी की अभिनेत्री टेसा फेरर के साथ थी। अनुचित संश्लेषण, अविश्वसनीय स्रोत। 10 उन्होंने लघु फिल्मों में काम करना जारी रखा। कैंपफायर क्रीपर्स, द स्कल ऑफ सैम में विकी के रूप में दिखाई दीन, हॉरर फिल्म किंवदंती रॉबर्ट एंगलंड के साथ सहअभिनय किया, जो नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फिल्म फ्रैंचाइज में फ्रेडी क्रूगर को चित्रित करने के लिए जाने जाते हैं। 5 2018 में वालेस को नॉर्वेजियन 3 सीरीज स्कैम पर आधारित मूवी स्टार प्लस सीरीज स्कैम एस्पाना में नोरा ग्रेस के रूप में कास्ट किए जाने के बाद प्रसिद्धि मिली। शो का तीसरा सीजन उनके किरदार नोरा और सेलिया मोनेडेरो द्वारा निभाए गए वीरी के किरदार के इर्दगिर्द केंद्रित था। नोरा और वीरी के सीजन को, विशेष रूप से युवा दर्शकों के लिए नारीवाद और सशक्तिकरण के विषयों को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल डे विटोरिया से समानता के लिए सीमा टीवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11 नोरा के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका के बाद से वालेस को कई प्रकाशनों में दिखाया गया है, जैसे कि ऐसे मोरा, ग्लैमर और वोग। 12 13 14 उन्होंने इस सफलता को अन्य अभिनय भूमिकाओं में भी जारी रखा है। टीवी 2021 ड्रामा पेरोत 15 16 और 2023 प्राइम वीडियो रोमांस फिल्म माई फॉल्ट में नू के रूप में अभिनय किया है, जो अपने सौतेले भाई निक के साथ निषिद्ध रोमांस में खींची गई है, जो खतरनाक सड़क रेसिंग दृश्य में शामिल है। 17 निक का किरदार वालेस के स्कैम एस्पाना के सहकलाकार देब्रियल ग्वेरा ने निभाया है। माई फॉल्ट मूल रूप से वाटपेयर पर प्रकाशित एक लोकप्रिय उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है, जिसे मर्सिरीज रॉन द्वारा कल्पेबल्स कहा जाता है।
18 अमेजन प्राइम वीडियो के अनुसार माई फॉल्ट ने जून 2023 में रिलीज होने के बाद सेवा के इतिहास में किसी भी गैरअंग्रेजी स्थानीय मूल फिल्म की सबसे अधिक शुरुआती 3 दिवसीय दर्शकों की संख्या हासिल की। 19 प्राइम वीडियो ने जुलाई 2023 में पुष्टि की कि वे मर्सिरीज रॉन की त्रयी योर फॉल्ट और अवर फॉल्ट में अंतिम 2 पुस्तकों के आधार पर 2 और फिल्में बनाएंगे, यह पुष्टि करते हुए कि वालेस इन 2 फिल्मों में नू के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे। 20 आपकी गलती और हमारी गलती का समवर्ती उत्पादन 31 अगस्त 2023 को शुरू हुआ। 21 उसी महीने वालेस स्टेफी आर्गेलिच की फिल्म वेरा में वेरा के रूप में दिखाई दिए, एक किशोरी जो एक युवा के रूप में अपनी कामुकता की खोज करती है, एक वकील और एक बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से दूर, एक द्वीप रिट्रीट पर उसके और उसकी मां के साथ रहने आती है। 22, 23, 24 उन्होंने कई अन्य लघु फिल्मों में भी काम करना जारी रखा है, जिनमें 2019 की रेस पार्क्स, राफा पावोन द्वारा निर्देशित और 2021 की ला फुएर्जा डेल डेस्टिनो, जेवियर अलोंसो द्वारा निर्देशित शामिल है। 25 वह 2023 की लघु फिल्म इको में माया के रूप में और 2024 की फिल्म उन आनो वाई उन दिया में नेरिया के रूप में भी दिखाई दिया। 26, 27 1 सितंबर 2023 को वालेस को स्पेन की पहली डायर ब्यूटी एम्बेसडर भी घोषित किया गया। वह उसी महीने बाद में 2023 पेरिस फैशन वीक के दौरान डायर और अन्य संबंधित ब्रांड कार्यक्रमों में भी दिखाई दिया। 28, 29 मई 2024 में वालेस नेटफ्लिक्स टेलीविजन मिनी सीरीज नी उना मास में दिखाई दिए, जो मिगुएल सेज कैरल एस के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, अल्मा के रूप में एक किशोरी जो अपने बलात्कार के बारे में बोलकर अपने हाई स्कूल में यथास्थिति को उलट देती है। 30, 31 माई फॉल्ट का सीक्वल योर फॉल्ट 27 दिसंबर 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। वालेस ने 18 दिसंबर को मैड्रिड के पलासियो विस्तालेग्रे में इसके विश्व प्रीमियर में भाग लिया, जहां अनुमानित 4000 प्रशंसक उपस्थित थे। 32 19 दिसंबर 2024 को डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि वालेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधित्व के लिए टीएफसी मैनेजमेंट के साथ अनुबंध किया है। 2025 में वालेस कल्पेबल सीरीज की तीसरी और अंतिम फिल्म कल्पा नुएस्त्रा और अमेजन प्राइम वीडियो की एक और फिल्म द हाउस ऑफ स्पिरिट्स, जो इसाबेल अलेंदे के प्रशंसित पहले उपन्यास का रूपांतरण है, में दिखाई देंगे। द हाउस ऑफ स्पिरिट्स का निर्माण अभिनेत्री ईवा लोंगोरिया करेंगी। 30 अक्टूबर 2025 में वैरायटी ने बताया कि वालेस ने अमेजन एमजीएम स्टूडियो के साथ एक विशेष प्रतिभा होल्डिंग डील पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत उन्हें अंग्रेजी भाषा की इतालवी टेलीविजन श्रृंखला पोस्टकार्ड्स फ्रॉम इटली में एक प्रमुख भूमिका मिली। 4 संगीत 2020 वर्तमान 2020 में वालेस ने यूनिवर्सल म्यूजिक और सोनी म्यूजिक के साथ अनुबंध किया और फरवरी 2021 में अपना पहला सिंगल बेला रिलीज किया। बेला ने उस वर्ष स्पेन में शीर्ष 50 वायरल गानों में से एक के रूप में शुरुआत की, जिसके तुरंत बाद सिंगल्स देवुएल्वे में और इम्पेशेंट आइज रिलीज हुए। 5 चौथा सिंगल क्यूइरेट 2022 में रिलीज किया गया। स्टेज 2010 वर्तमान अपने टेलीविजन और फिल्मी करियर के अलावा ग्वेरा ओपेरा और थिएटर प्रोडक्शंस में भी सक्रिय रहे हैं, जो पहली बार 2010 में रॉयल थिएटर ओपेरा प्रोडक्शन तोस्का में दिखाई दिए थे। इसके बाद वे 2012 में फ्रांस में थिएटर प्रोडक्शन रॉबिन हुड और 2018 में क्रोल रोजर ओपेरा में दिखाई दिए। 3 गैब्रियल ने अपने पिता के साथ इटली में 2017 के ओपेरा एल एलिक्सिर डियमोर पर भी काम किया। 19 कानूनी मुद्दों ग्वेरा को 2 सितंबर 2023 को इटली के वेनिस में फ्रांस में हुए एक कथित यौन उत्पीड़न के अंतर्राष्ट्रीय वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें फिल्मिंग इटली से
सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता का पुरस्कार मिलना था, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद रद्द कर दिया गया। 23 सितंबर 2023 को ग्वेरा के अभिनय प्रतिनिधि ब्रॉसन टैलेंट मैनेजमेंट ने जनता के लिए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, फ्रांस में यह एक पुरानी प्रक्रिया है, जब गैब्रियल नाबालिग था, और स्पेन में यह पहले ही सभी बरी होने के साथ उसके पक्ष में हल हो चुका है। हमें उम्मीद है कि उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, एक बार प्रतिधारण त्रुटि, जिसे हम अनियमित मानते हैं, सत्यापित हो जाती है। 21 ग्वेरा के वकील पेड्रो फर्नांडीज गोंजालेज ने इस बयान का अनुसरण करते हुए कहा कि जिस मामले में उन पर आरोप लगाया गया था और फिर उन्हें बरी कर दिया गया था, वह तब हुआ था जब ग्वेरा 13 साल के थे और शिकायतकर्ता उनके चचेरे भाई थे, जो उन पर गुस्सा हो गए थे। मामले की सुनवाई सोमवार 4 सितंबर के लिए निर्धारित की गई थी और बाद में उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई की शर्त यह थी कि वे मामले के सुलझने तक वेनिस नहीं छोड़ सकते। 22-23-15 सितंबर 2023 को वेनिस अपीलीय न्यायालय ने ग्वेरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और प्रत्यर्पण अनुरोध को शून्य घोषित कर दिया और उन्हें मैद्रिद घर लौटने की अनुमति दी गई। 24 माई फॉल्ट फिल्म फ्रेंचाइजी के पीछे की स्ट्रीमिंग सेवा प्राइम वीडियो ने भी पुष्टि की कि वे अपने वकीलों के अनुसार मामले की अपनी स्वतंत्र जांच कर रहे हैं। 22 ग्वेरा ने तब से कल्पेबल्स श्रृंखला की अंतिम 2 फिल्मों का फिल्मांकन पूरा करने का काम फिर से शुरू कर दिया है। मार्ता हजास क्यूस्टा का जन्म 31 दिसंबर 1977 को सैंटेंडर में हुआ था। 1-2 उन्होंने सूचना विज्ञान में डिग्री हासिल की और उन्होंने स्पेनिश नृत्य और नाटक में कलात्मक प्रशिक्षण भी लिया। 3 वह एक स्पेनिश अभिनेत्री है जिन्होंने एरा, लॉस होम्ब्रेस डी पाको, क्वेंटेम कोमो पासो, पाको वाई वेवा, हॉस्पिटल सेंट्रल, एल कोमिसारियो और लॉस सेरानो जैसे शो में छिटपुट अभिनय किया है। एल इंटरनेडो श्रृंखला में अमेलिया उगार्ते के रूप में उनके प्रदर्शन से उन्हें छोटे पर्दे पर एक सफल भूमिका मिली। 4 उन्होंने ग्रैंड होटल में योन गोंजालेज, अमाया सलामांका और एलॉय अजोरिन सहित अन्य लोगों के साथ अभिनय किया। 5-6 उन्होंने दैनिक टेलीविजन श्रृंखला बंडोलेरा में मुख्य भूमिका निभाई। 7 हाल ही में उन्होंने सेसिलिया फ्रेयर, जेवियर रे, पाउला एचेवरिया और एड्रियन लास्त्रा के साथ एंटेना 3 वेलवेट की श्रृंखला में 4 सीजन के दौरान मुख्य भूमिका निभाई। 8 इसके अलावा उन्होंने फिल्म फ्रेंड्स टिल डेथ 2023 में सहअभिनय किया। 9 उन्होंने एल होर्मिगुएरो में सहयोग किया। 10-11 व्यक्तिगत जीवन। उनके पास 2011 से रॉबिन नाम का एक वेस्ट हाईलैंड टेरियर कुत्ता है। 12 जिसका नाम रॉबिन राइट के नाम पर रखा गया है। 13 उन्होंने 1 अक्टूबर 2016 को सैंटेंडर के पलासियो रेला मैग्रेलेना में अभिनेता जेवियर वेइगा से शादी की। 14 शादी में पाउला एचेवेरिया और सेसिलिया फ्रीरे शामिल हुए थे। ग्रेगोरिया मिकाएला टोलेडो माचिन, जन्म 24 सितंबर 1969, जिन्हें पेशेवर रूप से गोया टोलेडो के नाम से जाना जाता है, एक स्पेनिश अभिनेत्री और मॉडल एल। उन्होंने अमोरेस पेरोस, किलिंग वर्ड्स और 13 रोजेज में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन और करियर। ग्रेगोरिया मिकाएला टोलेडो माचिन का जन्म 24 सितंबर 1969 को अरेसिफे, लैंजारोते में हुआ था, लेकिन उनका पालनपोषण लास पाल्मास में हुआ। 2-3 अभिनय में कदम रखने से पहले टोलेडो ने एक मॉडल के रूप में काम किया था। उन्होंने 1993 में अपनी शुरुआत की और तब से स्पेनिश, इतालवी और जर्मन प्रस्तुतियों में अभिनय किया है। 13वें गोया पुरस्कारों में टोलेडो को मारारिया में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 2003 में 53वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में वह कई युवा यूरोपीय अभिनेताओं में से एक थीं जिन्हें यूरोपीय फिल्म प्रमोशन द्वारा शूटिंग स्टार्स पुरस्कार प्रदान किया गया था। व्यक्तिगत जीवन।
टोलेडो साथ ही अभिनेत्री पेनेलोप क्रूज की करीबी दोस्त है। 4 जिनसे उनकी मुलाकात क्रिस्टीना रोता के स्कूल में अभिनय की पढ़ाई के दौरान हुई थी। 5 2015 में उन्होंने गिटारवादक क्रेग रॉस से अपनी शादी की पुष्टि की, जिनके साथ उनकी पिछले साल से सगाई हुई थी। इवान सांचेज, जन्म 19 नवंबर 1974, एक स्पेनिश अभिनेता, मॉडल और फिल्म निर्माता है। 1 जीवन और करियर। सांचेज का जन्म 19 नवंबर 1974 को मैड्रिड में हुआ था। 2 मॉडलिंग के बाद सांचेज ने 2002 में अपने देश में सिनेमा, टेलीविजन और थिएटर में अभिनय करना शुरू किया। एक उनकी पहली मुख्य भूमिका 2005 की टेलीविजन सीरीज एल ऑटेंटिको रोड्रिगो लील में रोड्रिगो लील की भूमिका में थी। यह सीरीज बिग ब्रदर और इसी तरह के अन्य रियलिटी शोज का व्यंग्य थी। उन्हें 1 साल बाद बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें हॉस्पिटल सेंट्रल सीरीज में डॉक्टर राउल लारा की भूमिका का प्रस्ताव मिला। सांचेज ने बेसोस डे गातो 2003 सहित कई फिल्मों में भी अभिनय किया। मार्च 2011 में सांचेज ने ला रीना देल सुर में शामिल होने के लिए और बाद में हिस्पानिया ला लेंडा के दूसरे सीजन के लिए हॉस्पिटल सेंट्रल छोड़ दिया। 3 2013 में उन्होंने टेलीविसा के ला टेम्पेस्टेर में विलियम लेवी और जिमेना नवरेते के साथ प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई। यह मेक्सिको में उनका पहला टेलीनोवेला था। 1 साल बाद वह क्रॉसिंग लाइन सीरीज के दूसरे सीजन में एक विशेष अतिथि के रूप में दिखाई दिए, जहां उन्होंने रिपोर्टर मातेओ क्रूज की भूमिका निभाई। 2015 में सांचेज ने सेनोरिटा पोलवोरा में अभिनय किया। उन्हें एक अन्य नायक टेलीनोवेला की भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने इस भूमिका के लिए जेनकार्लोस कैनेला को हराया। उन्होंने एना ब्रेंडा कॉन्ट्रेरास के साथ अभिनय किया। 5 व्यक्तिगत जीवन। 2005 से सांचेज अपने हॉस्पिटल जनरल की सहकलाकार एलिया गैलेरा के साथ लंबे समय तक रिश्ते में थे। 2011 में अपने रिश्ते को खत्म करने से पहले उनकी 2 बेटियां थीं। 2013 में उनकी सुलह हुई और 2014 में उन्होंने शादी कर ली। 2016 में पता चला कि वह और गैलेरा फिर से अलग हो गए थे। गैब्रिएला एंद्राडा, जन्म 1999, एक स्पेनिश अभिनेत्री एल। उन्हें फिल्म आस्क मी व्हाट यू वांट में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। 1 जीवन और करियर। 1999 में मैड्रिड में जन्मी एंद्राडा प्रस्तोता मिनर्वा पिकेरो एस और अर्थशास्त्री जुआन मारियो एंद्राडा की बेटी एल। 1-2 उन्होंने टीएआई से फिल्म और ऑडियोविजुअल आर्ट्स में डिग्री हासिल की। 3 अक्टूबर 2021 में उन्हें एक ट्रैफिक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिससे उनका जबड़ा और दांत टूट गए और उनके अभिनय करियर की शुरुआत अस्थायी रूप से पीछे हो गई। 4 उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत सीक्विया 2022, लॉस प्रोटेगिडोस एडियन 2022 और हेयर्स टू द लैंड 2022 जैसी श्रृंखलाओं में दिखाई देने के साथ की। एक दूसरे शीर्षक में उन्होंने बाबी को चित्रित किया, जो नायक सेंद्रा के लिए एक प्रतिस्पर्धी चरित्र था। 5 बाद के शीर्षक में उन्होंने डोल्का को चित्रित किया। 6 शुरुआती फिल्म क्रेडिट में लॉस्ट एंड फाउंड और सुएनोस वाई पेन में उपस्थिति शामिल थी। 7 उन्होंने कामुक ड्रामा आस्क मी व्हाट यू वांट 2024 में अपनी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका निभाई। 8 जूडिथ फ्लोरेस को चित्रित किया, जो जेरेज की एक युवती थी जो अपने बॉस के साथ एक मुर रिश्ते में प्रवेश कर रही थी। 9 इसके अलावा 2024 में उन्होंने योर फॉल्ट में अभिनय किया। 2025 में उन्हें पाज वेगा और कार्ला सोफिया गैस्कॉन के साथ पश्चिमी साहसिक फिल्म त्रिनिदाद में मुख्य भूमिका मिली। स्पेनिश कुल्पा तुया निर्देशक डोमिंगो गोंजालेज पतकचा डोमिंगो गोंजालेज सोफिया कुएनका पर आधारित तुया बाय मर्सिडीज द्वारा उत्पादित दे ला कैरोलिना बेंडबिनीत निकोल वालेस गेब्रियल ग्वेरा उत्पादन।
कंपनियां पोकीप्सी फिल्म्स अमेजन एमजीएम स्टूडियो द्वारा वितरित अमेजन प्राइम वीडियो रिलीज की तारीखें 18 दिसंबर 2024, पलासियो विस्तालेग्रे, 27 दिसंबर 2024, स्पेन, कार्यकारी समय 118 मिनट, एक देश स्पेन भाषा स्पेनिश। रोमांस फिल्मों में रोमांटिक प्रेम कहानियां शामिल होती है जिन्हें सिनेमाघरों या टेलीविजन पर प्रसारण के लिए दृश्य मीडिया में रिकॉर्ड किया जाता है, जो जुनून, भावना और मुख्य पात्रों की स्नेहपूर्ण रोमांटिक भागीदारी पर केंद्रित होती है। आमतौर पर डेटिंग, प्रेमालाप या विवाह के माध्यम से उनकी यात्रा को दिखाया जाता है। ये फिल्में मुख्य कथानक के रूप में रोमांटिक प्रेम की खोज पर केंद्रित होती है। कभी-कभी रोमांस प्रेमियों को वित्तीय, शारीरिक बीमारी, विभिन्न प्रकार के भेदभाव, मनोवैज्ञानिक प्रतिबंध या पारिवारिक प्रतिरोध जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि सभी काफी मजबूत, गहरे और करीबी रोमांटिक रिश्तों में होता है, दिन प्रतिदिन के जीवन के तनाव, प्रलोभन, बेवफाई के और अनुकूलता में अंतर रोमांटिक फिल्मों के कथानक में प्रवेश करते हैं। एक रोमांटिक फिल्में अक्सर पहली नज़र के प्यार, युवा और परिपक्व प्रेम, एक तरफा प्रेम, जुनून, भावुक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, निषिद्ध प्रेम, आदर्शवादी प्रेम, यौन और भावुक प्रेम, बलिदानी प्रेम, विस्फोटक और विनाशकारी प्रेम और दुखद प्रेम जैसे जरूरी विषयों को उजागर करती है। रोमांटिक फिल्में दर्शकों के लिए एक बेहतरीन पलायन और कल्पना का अनुभव कराती है, खासकर जब दोनों मुख्य पात्र अंततः अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं और हमेशा खुश रहने का अनुभव करते हैं, जो अक्सर पुनर्मिलन और अंतिम चुंबन से प्रकट होता है। रोमांटिक टेलीविजन सीरीज में ऐसे रोमांटिक रिश्ते कई एपिसोड में विकसित हो सकते हैं या अलग-अलग किरदार अलग-अलग रोमांटिक आर्क में आपस में जुड़ सकते हैं। पटकथा लेखक और विद्वान एरिक आर विलियम्स ने अपने पटकथा लेखकों के वर्गीकरण में रोमांस फिल्मों को 11 सुपरशैलियों में से एक माना है और दावा किया है कि सभी फीचर लंबाई वाली कथा फिल्मों को इन सुपरशैलियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य 10 सुपरशैलियाँ एक्शन, अपराध, फंतासी, हॉरर, विज्ञान कथा, कॉमेडी, खेल, थ्रिलर, युद्ध और वेस्टर्न। 2 रोमांस फिल्मों में गिरावट। हाल के वर्षों में निर्मित कुल फिल्मों में रोमांस फिल्मों का अनुपात काफी कम हुआ है। IMDb के आंकड़ों के अनुसार 2000 में रिलीज हुई सभी फिल्मों में रोमांस फिल्मों का हिस्सा 34.8% से घटकर हाल के वर्ष में 8.6% रह गया है। 3 सिनेमा के इतिहास में रोमांस फिल्मों की उपस्थिति चक्रीय रही है। 1940 के दशक से लेकर 1960 के दशक के शुरुआती दौर तक रिलीज हुई फिल्मों में रोमांस फिल्मों का एक बड़ा हिस्सा रहा, जिसके बाद इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई। 20वीं सदी के आखिरी 3 दशकों में इस शैली ने धीरे-धीरे सुधार दिखाया, जो 2000 के दशक की शुरुआत में चरम पर पहुंच गया। हालांकि हाल के दिनों में यह रुझान उलट गया है। इसके अलावा एक्शन फिल्मों जैसी अन्य शैलियों की फिल्मों में रोमांस को एक उपकथानक के रूप में शामिल करने का चलन भी कम होता दिख रहा है। 3 उपशैलियों गॉन विद द विंड 1939 का पोस्टर। चिक फ्लिक मुख्य लेख। चिक फ्लिक एक ऐसा शब्द है जो रोमांस फिल्मों से जुड़ा है, जो ज्यादातर महिला दर्शकों को लक्षित करती है। 4-5 हालांकि कई रोमांस फिल्में महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा सकती है, लेकिन यह रोमांस फिल्म की परिभाषित विशेषता नहीं है और चिक फ्लिक में जरूरी नहीं कि रोमांस एक केंद्रीय विषय हो, पात्रों की रोमांटिक भागीदारी के इर्दगिर्द घूमती हो या यहाँ तक कि एक रोमांटिक रिश्ता भी शामिल हो। इस प्रकार शब्दों का परस्पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। शैली की फिल्मों में गिल्डा, द रेड शूज, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जेंटलमैन प्रेफर ब्लोंड्स, डर्टी डांसिंग, द नोटबुक, डियर जॉन, ए वॉक टू रिमेंबर, थेल्मा एंड लुइस, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, स्लीपलेस इन सिएटल, योर फॉल्ट 2 स्पेनिश, कुल्पा तुया, डोमिंगो गोंजालेज द्वारा निर्देशित 2024 की एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है,
जो मर्सिडीज रॉन की कल्पेबल्स श्रृंखला, जिसमें निकोल वालेस और गैब्रियल ग्वेरा मुख्य भूमिका में है। यह माई फॉल्ट 2023 का अनुवर्ती है। कथानक: निक और नोआ का रिश्ता उनके माता-पिता द्वारा उन्हें अलग करने की कोशिशों के बावजूद अटूट लगता है। निक नोआ के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने और यह साबित करने के लिए तैयार है कि वह अब पहले जैसा निक नहीं रहा, जिसे लड़ाई, रेसिंग और लड़कियों में दिलचस्पी थी। निक अपने पिता की लॉ फर्म में एक आकर्षक सहकर्मी, सोफिया के साथ काम करना शुरू कर देता है और नोआ कॉलेज जाती है, जहां वह ब्रायर नाम की एक रहस्यमयी और मजेदार लड़की के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करती है, जो अपनी मुस्कान के पीछे एक गहरा राज छुपाती है। अचानक, निक को उसका साथी लायन उसके पिछले जन्म में वापस बुला लेता है। 3. झालना निकोल वालेस नू के रूप में, 4 गैब्रियल ग्वेरा निक के रूप में, 4 मार्ता हजास राफेला के रूप में, 5 विलियम के रूप में इवान सांचेज, 5 विक्टर वरोना शेर के रूप में, 5 ईवा रुइज जेना के रूप में, 6 गोया टोलेडो एनाबेल के रूप में, 7 नू कैसास मैगी के रूप में, 5 सोफिया के रूप में गैब्रिएला एंद्रारा, 7 एलेक्स बेजर ब्रायर के रूप में, 7 माइकल के रूप में जेवियर मोर्गेर, 7 फेलिप लोंडोनो लुका के रूप में, 5 एस्तेबन के रूप में जेमे ऑर्डोनेज, 5 उत्पादन गोया टोलेडो और गैब्रिएला एंड राडा, दोनों 2024 में चित्रित सीक्वल के लिए कलाकारों में शामिल हो गए। योर फॉल्ट, जो माई फॉल्ट का सीक्वल है, तीसरी किस्त कुल्पा नुएस्त्रा के साथ शूट किया गया था। दोनों फिल्मों की संयुक्त शूटिंग फरवरी 2024 में मैड्रिड में पूरी हुई। 9 यह फिल्म बनिजय इबेरिया की पोकीप्सी फिल्म्स, एलेक्स रे ला इग्लेसिया और कैरोलिना बैंक और अमेजन एमजीएम स्टूडियो द्वारा निर्मित है। 9. 10 मुक्त करना। फिल्म का प्रीमियर 18 दिसंबर 2024 को मैड्रिड के पलासियो विस्तालेग्रे एरिना में 4000 प्रशंसकों के सामने हुआ था। 11-10 यह 27 दिसंबर 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध हो गया। 7-12 स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं में से 20% सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 4.2 है। 13 सिनेमैनिया की पाउला पार्डो लूज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि यह अपने उद्देश्य को पूरा करती है क्योंकि यह बहुत मनोरंजन करती है और आपको यह जानने के लिए उत्सुक छोड़ देती है कि गाथा की तीसरी और अंतिम किस्त में क्या होगा। 14 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशो ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दी। इसे दिमाग हिला देने वाली विचित्र और लकड़ी की तरह अभिनय वाली रोमांटिक ड्रामा बताया, अन्यथा कोई भी यादृच्छिक डेटाइम टीवी सोप इंगमार बर्गमैन जैसा लगता है। 15 IGN.com के एलेजांद्रो मोरिलस ने फिल्म को 6 अंक ठीक दिए, यह मानते हुए कि भले ही एक वयस्क और विंटेज दृष्टिकोण से हम फिल्म को केवल डरावनी और मोह के रुग्ण मिश्रण के साथ देख सकते हैं, यह अभी भी बहुत मनोरंजक है। 16 योर फॉल्ट उस तारीख तक प्राइम वीडियो पर सबसे बड़ा गैर-अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के मूल देश में दर्शकों को हटाकर मूल लॉन्च बन गया। 17 परिणाम। श्रृंखला की तीसरी और अंतिम किस्त आवर फॉल्ट अक्टूबर 2025 में रिलीज होने की उम्मीद है। ऐतिहासिक रोमांस। मुख्य लेख। ऐतिहासिक रोमांस। महाकाव्य रोमांस के रूप में भी जानी जाने वाली यह एक रोमांटिक कहानी है जिसकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक काल पर आधारित है, आमतौर पर युद्ध, क्रांति या त्रासदी की अशांत पृष्ठभूमि के साथ। इसमें गॉन विद द विंड, डॉक्टर जीवागो, रेड्स, टाइटैनिक, अ वेरी लॉन्ग एंगेजमेंट, एटोनमेंट, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर और कोल्ड वॉर जैसी फिल्में शामिल हैं। असाधारण रोमांस। मुख्य लेख। पैरानॉर्मल रोमांस। पैरानॉर्मल रोमांस फिल्म की एक लोकप्रिय शैली है जिसमें मनुष्यों और अलौकिक प्राणियों के बीच रोमांटिक रिश्ते दिखाए जाते हैं। 6 लोकप्रिय ट्रॉप्स में पिशाचवाद, समय यात्रा,
भूत और मानसिक या टेलीकिनेटिक क्षमताएं शामिल है, यानी ऐसी चीजें जिन्हें विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता। 7. यह शैली साहित्य में उत्पन्न हुई और स्टेफनी मेयर की किताबों से ट्वाइलाइट सागा रूपांतरणों की सफलता के बाद 2000 के दशक की शुरुआत में स्क्रीन पर आ गई। 8. 2007-08 तक फिल्म स्टूडियो विभिन्न पैरानॉर्मल रोमांस फिल्मों का निर्माण कर रहे थे, जिनमें से कई उपन्यासों से रूपांतरित थी। 8. पैरानॉर्मल रोमांस फिल्मों के उदाहरणों में द ट्वाइलाइट सागा, वार्म बॉडीज, वैम्पायर एकेडमी, आई एम ड्रैगन और द शेप ऑफ वाटर शामिल हैं। उद्धरण वांछित। रोमांटिक कॉमेडी मुख्य लेख। रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी हल्के फुल्के, हास्य कचानक वाली फिल्में होती है जो रोमांटिक आदर्शों पर केंद्रित होती है, जैसे कि सच्चा प्यार अधिकांश बाधाओं को पार करने में सक्षम होता है। ऐसी फिल्मों में हास्य मौखिक, कम महत्वपूर्ण किस्म का या स्थितिजन्य होता है, जो थप्पड़ मारने के विपरीत होता है। 9. इस शैली की फिल्मों में सिटी लाइट्स, ए नाइट एट द ओपेरा, इट हैपेंड वन नाइट, हिज गर्ल फ्राइडे, माई वाइफ्स गोब्लिन, द फिलाडेल्फिया स्टोरी, इंटॉलरेबल क्रूएल्टी, रोमन हॉलिडे, गुड मॉर्निंग, माई डियर वाइफ, द बिग सिक, इनफ सेड, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर, फॉर वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल, डेव, से एनीथिंग, मुनस्त्रक, इन समर वी मस्ट लव। रोमांटिक ड्रामा 1965 की फिल्म डियर देन माई लाइफ में सलाह जुल्फिकार ने शादिया को जोश से गले लगाया। रोमांटिक ड्रामा आमतौर पर एक ऐसी बाधा के इर्दगिर्द घूमते हैं जो दो लोगों के बीच गहरे और सच्चे प्यार को रोकती है। भावनात्मक मनोदशा को दर्शाने के लिए अक्सर संगीत का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जोड़े के लिए एक बेहतर अलगाव का माहौल बनता है। किसी रोमांटिक ड्रामा का अंत आमतौर पर यह संकेत नहीं देता कि दो मुख्य पात्रों के बीच अंतिम रोमांटिक मिलन होगा या नहीं। 2000 से पहले रोमांटिक ड्रामा फिल्मों और शो के कुछ उदाहरण हैं मेंस वे विद विमेन, कैसाब्लांका, मारिया कैंडेलारिया, प्राइड एंड प्रेजुडिस, अपॉइंटमेंट विद हैप्पीनेस, वेकफुल आइज, एमोंग द रूइंस, द रिवर ऑफ लव, डियर देन माई लाइफ, लव स्टोरी, पेरिस एंड लव, फीचरलेस मैन, कमिंग होम, डॉटर्स ऑफ द डस्ट, लाइक वाटर फॉर चॉकलेट, सोमर्सबी, द ब्रिजेस ऑफ मेडिसन काउंटी, द इंग्लिश पेशेंट, शेक्सपियर इन लव, एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन, सप्तपदी, हेलो, दैट्स मी और सिनेमा पैराडिसो। 21वीं सदी के उदाहरणों में कभी अलविदा ना कहना, साइडवेज, मेमोइर्स ऑफ ए गीशा, स्लमडॉग मिलिनेयर, अप इन द एयर, द आर्टिस्ट, ग्लोरिया बेल और मेलकम एंड मैरी शामिल हैं। निर्देशक रिचर्ड लिंकलेटर ने प्रसिद्ध बिफोर त्रय का निर्देशन किया, जिसमें बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट और बिफोर मिडनाइट शामिल हैं। कसौटी जिंदगी की 2000 के दशक की एक भारतीय रोमांटिक ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है। एलजीबीटी मुद्दों से निपटने वाले समलैंगिक रोमांटिक नाटकों में ब्रोकबैक माउंटेन, ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर, केरल, मूनलाइट और कॉल मी बाय योर नेम शामिल हैं। 10. रोमांटिक फंतासी मुख्य लेख। रोमांटिक फंतासी। रोमांटिक फैंटेसीज रोमांस शैली के कई तत्वों और परंपराओं का उपयोग करते हुए काल्पनिक कहानियों का वर्णन करती है। कुछ उदाहरणों में शामिल है द लेडी ईव, टॉप हैट, द अम्ब्रेलाज ऑफ चेरबर्ग, लेस पैराप्लुइज रे चेरबर्ग, सिंगिन इन द रेन, ग्राउंड हॉग डे, एन्चांटेड, सिंड्रेला, ब्यूटी एंड द बीस्ट, नोइंग, इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, मिडनाइट इन पेरिस, हर और द शेप ऑफ वाटर। रोमांटिक संगीत। रोमांटिक म्यूजिकल, वैकल्पिक रूप से म्यूजिकल रोमांस, फिल्मों की एक ऐसी शैली है जिसमें रोमांटिक रिश्ते दिखाए जाते हैं और जिसकी कहानी आंशिक रूप से गानों या नृत्यों के माध्यम से समझाई जाती है। इस शैली की शुरुआत ब्रॉडवे से हुई और रॉजर्स और हैमरस्टाइन की प्रस्तुतियों की लोकप्रियता के कारण यह सिल्वर स्क्रीन पर भी पहुंची। कुछ उदाहरणों में साउथ पैसिफिक, वेस्ट साइड स्टोरी और इसकी 2021 रीमेक, ग्रीस,
हाई स्कूल म्यूजिकल, अक्रॉस द यूनिवर्स, मॉलिन रूज, मम्मा मिया, फ्रेंचाइजी, सनशाइन ऑन लीथ और ला ला लैंड शामिल हैं। रोमांटिक थ्रिलर मुख्य लेख। रोमांटिक थ्रिलर। रोमांटिक थ्रिलर एक ऐसी फिल्म शैली है जिसकी कहानी रोमांस फिल्म और थ्रिलर शैली के तत्वों को मिलाती है। रोमांटिक थ्रिलर फिल्मों के कुछ उदाहरण हैं डिजायर, टू कैच अ थीफ, वर्टिगो, द क्राइंग गेम, द बॉडीगार्ड, अनफेथफुल, विकर पार्क, द फैंटम ऑफ द ओपेरा, द टूरिस्ट और द एडजस्टमेंट ब्यूरो। 11 फिल्म के प्रकार, मैक्रो शैलियाँ और फिल्म निर्माता की आवाज। पटकथा लेखकों का वर्गीकरण फिल्मों पर चर्चा करते समय उपशैली से परे अतिरिक्त श्रेणियां बनाता है, जिससे यह तर्क बनता है कि सभी कथात्मक हॉलीवुड फिल्मों को कॉमेडी या ड्रामा फिल्म प्रकार के रूप में पहचाना जाता है में चित्रित किया जा सकता है। 12 वर्गीकरण में 50 मैक्रो शैलियों की भी पहचान की गई है, जिन्हें रोमांस सुपर शैली के साथ जोड़ा जा सकता है। 13 इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए गॉन विद द विंड ऊपर उल्लेखित जैसी फिल्मों को केवल एक ऐतिहासिक रोमांस के बजाय एक नाटकीय प्रकार ऐतिहासिक पारिवारिक मैक्रो शैलियों रोमांस शैली के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि द नोटबुक को केवल एक रोमांटिक ड्रामा के बजाय नाटकीय प्रकार रोग मैक्रो शैली रोमांस शैली के रूप में पहचाना जाएगा। 14 इसी तरह संगीतमय फिल्मों को फिल्म निर्माता की आवाज के लिए एक विकल्प के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि पात्रों को गाने के लिए कलात्मक विकल्प कहानी या पात्रों को प्रभावित नहीं करता है, यह केवल कहानी और पात्रों को व्यक्त करने के तरीके को बदलता है। 15 इसलिए ग्रीस जैसी रोमांस फिल्म को केवल संगीतमय रोमांस के बजाय नाटकीय प्रकार रोमांस सुपर शैली हाई स्कूल बता आने वाली उम्र मैक्रो शैलियों संगीत आवाज के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। रोमांस या रोमांटिक उपन्यास एक ऐसी शैली का उपन्यास है जो मुख्य रूप से दो लोगों के बीच के रिश्ते और रोमांटिक प्रेम पर केंद्रित होता है, जिसका अंत आमतौर पर भावनात्मक रूप से संतोषजनक और आशावादी होता है। इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लेखकों में सैमुअल रिचर्डसन, फ्रांसिस बर्नी, मारिया एर्गेवर्थ, जेन ऑस्टेन, चार्लोट ब्रोंते, एमिली ब्रोंते और एनी ब्रोंते शामिल हैं। रोमांस उपन्यासों में विभिन्न उपशैलियां शामिल होती है, जैसे फंतासी, समकालीन, ऐतिहासिक रोमांस, अलौकिक कथाएं, सैफोकछाए और विज्ञान कथाएं। इनमें दुश्मन से प्रेमी, दूसरा मौका और जबरदस्ती की निकटता जैसे कथानक भी शामिल होते हैं। हालांकि पारंपरिक रूप से महिलाएं रोमांस उपन्यासों की प्रमुख पाठक रही है, लेकिन रोमांस राइटर्स ऑफ अमेरिका द्वारा 2017 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि रोमांस पुस्तकें खरीदने वालों में पुरुषों की हिस्सेदारी 18% थी। 1 पारंपरिक रूप से रोमांस उपन्यास के रूप में संदर्भित कार्यों की शैली प्राचीन ग्रीस में मौजूद थी। दो अन्य पूर्ववर्ती 18वीं और 19वीं शताब्दी के साहित्यिक कथा साहित्य में पाए जा सकते हैं, जिसमें सैमुअल रिचर्डसन का भावुक उपन्यास पामेला या सदाचार पुरस्कार 1740 और जेन ऑस्टेन के उपन्यास शामिल हैं। ऑस्टेन ने ब्रिटिश लेखिका जॉर्जेट हेयर को प्रेरित किया, जो उस समय के आसपास के ऐतिहासिक रोमांस की कहानियां लिखती थीं। 3 साथ ही जासूसी कथा भी। हेयर का पहला रोमांस उपन्यास द ब्लैक मोथ 1921 1751 में सेट किया गया था। ब्रिटिश कंपनी मिल्स एंड बून ने 1930 के दशक में महिलाओं के लिए रोमांस उपन्यास प्रकाशित करना शुरू किया। उनकी किताबें उत्तरी अमेरिका में हार्लेक्विन एंटरप्राइजेज लिमिटेड 4 द्वारा बेची गईं, जिसने पाठकों के लिए सीधे विपणन शुरू किया और बड़े पैमाने पर व्यापारियों को किताबें बेचने की अनुमति दी। बड़े पैमाने पर रोमांस का एक प्रारंभिक अमेरिकी उदाहरण कैथलीन ई वुडविस की द फ्लेम एंड द फ्लावर 1972 थी, जिसे एवन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। 5 यह अमेरिका में मूल पेपरबैक के रूप में प्रकाशित होने वाला पहला एकल शीर्षक रोमांस उपन्यास था। 5 यूके में
रोमांस शैली लंबे समय से विपुल लेखिका जॉर्जेट हेयर की रचनाओं के माध्यम से स्थापित थी। 6-7 जिसमें कई ट्राप और स्टीरियोटाइप शामिल है, जिनमें से कुछ को हाल ही में उनके कुछ उपन्यासों से संपादित किया गया है। लोकप्रिय रोमांस उपन्यासों की मजबूत बिक्री 9 इसे वैश्विक पुस्तक बाजार का सबसे बड़ा खंड बनाती है। 1980 के दशक में इस शैली में तेजी आई, जिसमें रोमांस की कई अलग-अलग श्रेणियां और एकल शीर्षक रोमांस की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन लोकप्रिय लेखकों ने शैली और कथानक दोनों की सीमाओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, साथ ही साथ अधिक समकालीन पात्रों का निर्माण भी किया। उद्धरण वांछित परिभाषा। महिलाएं रोमांस उपन्यास पढ़ते समय यह जानती है कि उन्हें क्या उम्मीद करनी है, और पाठक की यह पूर्वज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। जब नायक और नायिका मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं, तो शायद उन्हें पता न हो कि वे प्यार में है, लेकिन पाठक को पता होता है। फिर एक संघर्ष उन्हें अलग कर देता है, लेकिन आपको पता होता है कि अंत में वे फिर से साथ होंगे, और संभवतः पृष्ठ 192 तक शादी कर चुके होंगे या करने की योजना बना रहे होंगे। पॉकेट बुक्स के जॉन शूल्फर 1982 11। रोमांस शब्द की एक परिभाषा है, दो लोगों की भावनाएं और व्यवहार जो एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण और यौन संबंध में है। 12। रोमांस राइटर्स ऑफ अमेरिका के अनुसार एक व्यापक रूप से बिकने वाले रोमांस उपन्यास का मुख्य कथानक दो लोगों के इर्दगिर्द घूमना चाहिए, जो एक दूसरे के लिए रोमांटिक प्रेम विकसित करते हैं और एक रिश्ता बनाने के लिए काम करते हैं। उपन्यास का संघर्ष और चरमोत्कर्ष दोनों ही रोमांटिक संबंध विकसित करने के मूल विषय से सीधे जुड़े होने चाहिए। हालांकि उपन्यास में ऐसे उपकथानक भी हो सकते हैं जो मुख्य पात्रों के रोमांटिक प्रेम से विशेष रूप से संबंधित न हो। इसके अलावा एक रोमांस उपन्यास का भावनात्मक रूप से संतोषजनक और आशावादी अंत होना चाहिए। 1। बर्कले बुक्स के अध्यक्ष लेस्ली गेल्बमैन इस शैली को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि रोमांस को नायक और नायिका के बीच रोमांटिक रिश्ते को पुस्तक का मूल बनाना चाहिए। 13। सामान्यतः रोमांस उपन्यास अच्छे पात्रों को पुरस्कृत करते हैं और बुरे लोगों को दंडित करते हैं, और जो जोड़ा अपने रिश्ते के लिए संघर्ष करता है और उसमें विश्वास करता है, उसे संभवतः बिना शर्त प्यार से पुरस्कृत किया जाएगा। एक बेस्टसेलिंग लेखिका नोरा रॉबर्ट्स कहती है कि किताबों में रोमांस शैली प्यार, भावना और प्रतिबद्धता में पड़ने के उत्सव और उन सभी चीजों के बारे में है जो हम वास्तव में चाहते हैं। रोमांस श्रेणी का उदय। 1930 के दशक में ब्रिटिश प्रकाशक मिल्स एंड बून ने हार्डबैक रोमांस उपन्यास प्रकाशित करना शुरू किया। ये किताबें साप्ताहिक 2 पेनी पुस्तकालयों के माध्यम से बेची जाती थी और अपनी बुरी बाइंडिंग के कारण इन्हें भूरे रंग की किताबें के रूप में जाना जाता था। 1950 के दशक में कंपनी ने पूरे यूनाइटेड किंगडम में समाचार एजेंटों के माध्यम से इन किताबों की बिक्री शुरू की। 44। एक कनाडाई कंपनी हार्लेक्विन एंटरप्राइजेज ने 1957 में मिल्स एंड बून द्वारा प्रकाशित रोमांस श्रेणी का वितरण उत्तरी अमेरिका में शुरू किया। 45। हार्लेक्विन के संस्थापक रिचर्ड बोनीकैसल की पत्नी मैरी बोनीकैसल और उनकी बेटी जूडी बर्गेस ने संपादकीय नियंत्रण का प्रयोग किया कि मिल्स एंड बून के कौन से उपन्यास हार्लेक्विन पुनर्मुद्रित करे। उनके पास एक शालीनता कोर था, और मिल्स एंड बून द्वारा पुनर्मुद्रण के लिए प्रस्तुत अधिक यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को अस्वीकार कर दिया। यह महसूस करते हुए कि शैली लोकप्रिय थी, रिचर्ड बोनीकैसल ने आखिरकार एक रोमांस उपन्यास पढ़ने का फैसला किया। उन्होंने अधिक स्पष्ट उपन्यासों में से एक को चुना और उसका आनंद लिया। उनके आदेश पर कंपनी ने उनके द्वारा पढ़े गए उपन्यास के साथ एक बाजार परीक्षण किया और पाया कि इसकी बिक्री एक समान, शांत उपन्यास से अधिक थी। उपन्यासों में अंतरंगता कभी भी मुख्य पात्रों के बीच एक पवित्र चुंबन से आगे नहीं बढ़ी। 45। 1 अक्टूबर 1971 को हार्लेक्विन ने मिल्स एंड बून को खरीद लिया। इस समय तक
रोमांस उपन्यास शैली ग्रेट ब्रिटेन में उत्साही पाठकों के बीच लोकप्रिय और व्यापक रूप से वितरित हो चुकी थी। उत्तरी अमेरिका में मिल्स एंड बून की सफलता को दोहराने के प्रयास में हार्लेक्विन ने अपनी वितरण और विपणन प्रणाली में सुधार किया। 47 अपनी पुस्तकों को जहां महिलाएं हैं बेचने का विकल्प चुनकर उन्होंने कई बड़े व्यापारियों और यहां तक कि सुपरमार्केट को भी ये पुस्तकें बेचने की अनुमति दी, जिनमें से सभी ठीक 192 पृष्ठों की थी। इसके बाद हार्लेक्विन ने एक पाठक सेवा शुरू की, जो सीधे उन पाठकों को बेचती थी जो हर महीने एक निश्चित संख्या में पुस्तकें खरीदने के लिए सहमत होते थे। 48 अमेरिकी रोमांस कथा साहित्य की शुरुआत। अमेरिका में आधुनिक रोमांस शैली का उपन्यास 1972 में एवन द्वारा कैथलीन वुडविस्की द फ्लेम एंड द फ्लावर के प्रकाशन के साथ जन्मा, जो आधुनिक बोरिस रिपर रोमांस उपन्यासों में से पहला था जो प्रिंसिपलों को बेडरूम में ले जाता है। 49-50 अपनी सामग्री के अलावा पुस्तक क्रांतिकारी थी क्योंकि यह हार्डकवर में पहली बार प्रकाशित होने के बजाय मूल पेपरबैक के रूप में प्रकाशित होने वाले पहले एकल शीर्षक रोमांस उपन्यासों में से एक था, और श्रेणी रोमांस की तरह दवा की दुकानों और अन्य बड़े पैमाने पर बाजार की बिक्री दुकानों में वितरित किया गया था। 51 उपन्यास की 2.35 मिलियन प्रतियां बिकी। 52 एवन ने 1974 में वुडविस के दूसरे उपन्यास द वुल्फ एंड द डव बाद वाले उपन्यास की रिलीज के पहले 3 महीनों में ही 2 मिलियन प्रतियां बिक गई। 1975 तक पब्लिशर्स वीकली ने रिपोर्ट दी थी कि एवन ओरिजिनल्स की कुल मिलाकर 8 मिलियन प्रतियां बिक चुकी थीं। 51 अगले वर्ष 150 से ज्यादा ऐतिहासिक रोमांस उपन्यास प्रकाशित हुए, जिनमें से कई पेपरबैक ओरिजिनल थे, जिनकी 40 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिकी। 52 इन उपन्यासों की सफलता ने रोमांस लेखन की एक नई शैली को प्रेरित किया, जो मुख्य रूप से ऐतिहासिक कथाओं पर केंद्रित थी, जो एक असहाय नायिका और उसे बचाने वाले नायक के बीच एकल संबंध को दर्शाती थी, भले ही वह उसे खतरे में डालने वाला ही क्यों न हो। 19 इन उपन्यासों के कवर में नायक द्वारा कम कपड़े पहने महिलाओं को पकड़ा जाता था, और इस वजह से उपन्यासों को बोरिस रिपर्स के रूप में संदर्भित किया जाने लगा। 49 इस शैली की कवर कला को क्लिंच कवर के रूप में संदर्भित किया जाता है। 53 54 1980 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख ने इन बोरिस रिपर्स को बिग मैक के लिए प्रकाशन का जवाब कहा। वे रसदार, सस्ते, अनुमानित ऐतिहासिक रोमांस की इस नई शैली में नायिकाएं स्वतंत्र और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली थीं और अक्सर उन नायकों के साथ जोड़ी बनाई जाती थीं जो देखभाल करने वाले और दयालु पुरुषों में विकसित हुए थे, जो वास्तव में उन महिलाओं की प्रशंसा करते थे जिन्हें वे प्यार करते थे। 56 यह उस समय के दौरान प्रकाशित समकालीन रोमांस के विपरीत था, जिसमें अक्सर कमजोर महिलाओं की विशेषता होती थी, जो दबंग अल्फा पुरुषों के प्यार में पड़ जाती थीं। 57 हालांकि इन नायिकाओं की कथानक में सक्रिय भूमिकाएं थीं, वे नायकों के साथ संबंधों में निष्क्रिय थीं। 58 शैली के दौरान इस समय के दौरान नायिकाएं आमतौर पर 16 से 21 वर्ष की होती थीं, नायक थोड़े बड़े होते थे, आमतौर पर 30 के आसपास। महिलाएं कुंवारी थीं, जबकि पुरुष नहीं थे, और जोड़े के दोनों सदस्यों को सुंदर बताया गया था। तो दोस्तों ये पार्ट है माय फॉल्ट अवर फॉल्ट, एक तरह से माय फॉल्ट का माय फॉल्ट, योर फॉल्ट और अवर फॉल्ट, इसका तीसरा पार्ट हमें इस मूवी का देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्ट सुपर डुपर हिट रहे हैं, इसी के बाद तीसरा पार्ट हमें अब देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 16 अक्टूबर को ये रिलीज़ कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर, ये हिंदी में भी हमें देखने को मिलेगा। सारे कुछ आप एक तरह से इन्फॉर्मेशन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो कौन कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन तो आपको इस वीडियो में कवर कर ही दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।